नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टॉपिक तो आपको दिख ही गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्लास 9 से हमें बताया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करती है सेल के अंदर, और सेल की एक बहुत अहम ऑर्गेनेली मानी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर धीरे धीरे हम 11th क्लास में आते हैं, फिर हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल। विस्तार में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप पीएमटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और या तो अगर बैचलर्स या मास्टर्स लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप देखिएगा। उनके लिए तो मैं स्पेशली बना ही रहा हूँ। और वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होगा, तो खास करके उन यूज़र्स को बेनिफिट होगा जो कि सेल बायोलॉजी के कुछ पोर्शंस को हिंदी में समझना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो ये जो कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, ये बाय द वे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो मैं कुछ पार्ट्स में कट कर दूं वीडियो को, तो पार्ट्स में आपको वीडियो मिल सकती है। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे हम, जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, फिर 10th में हमें पढ़ाया जाता है, 11th में, इस तरीके से इनिशियल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे जीरो से, और कहाँ तक जाएंगे? 100 तक। इंट्रोडक्शन के बाद उसके स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे और भी अहम चीजों पे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। सेकंड स्लाइड में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं वो, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार में। तीसरे में देखेंगे प्रोटीन इंपोर्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल असेंबली। चौथे में डिजीज देखेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट में देखेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कीमियोस्मोटिक कपलिंग, कीमोस्मोटिक थ्योरी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स है, ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा आगे वीडियो में, कि किस तरीके से मेटाबोलाइट्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उनका मूवमेंट कैसे होता है मेटाबोलाइट्स का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दोस्तों, इंट्रोडक्शन पे चलने से पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं अपना, और ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने में ऐसे कौन से लोग थे, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनका हाथ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने में रहा था। तो बात अपनी शुरू करते हैं सन 1857 से, 1857। अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में ये साल बहुत अहम रहा है। इस साल एक रिवोल्ट हुआ था जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना करते हैं। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इस साल एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है एल्बर्ट वॉन कोलिकर। एल्बर्ट वॉन कोलिकर। एल्बर्ट वॉन कोलिकर अपने समय के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इनकी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। एल्बर्ट वॉन कोलिकर पेशे से एक फिजियोलॉजिस्ट थे।
स्विट्जरलैंड में। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, या कह सकते हैं आप इतना एडवांसमेंट ना होने के कारण, या एविडेंसेस ना होने के कारण इस चीज को नहीं माना गया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। लेकिन इन्होंने पहली बार डिस्कवर कर दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। बात आती है सन 1886 की, 1886। 1886 में एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है यहाँ पे, जिनका नाम है रिचर्ड एल्टमैन। रिचर्ड एल्टमैन ने क्या करा, डिस्कवरी पहले हो चुकी थी माइटोकॉन्ड्रिया की, कुछ एविडेंसेस के साथ इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसी टर्म को, माइटोकॉन्ड्रिया वाली टर्म को नाम दे दिया क्या, बायोब्लास्ट। इनके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या होना चाहिए था, बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट का सही मतलब होता है लाइफ जम्प्स। इनके ही 12 साल बाद आ जाता है सन 1898। 1898 में एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंसान थे, जो साइंटिस्ट भी थे, जिनका नाम है कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने एक प्रॉपर एविडेंस के साथ ये साबित कर दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल की ऑर्गेनेली है, और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट से रीनेम करके माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया था। इन्होंने प्रॉपर एविडेंसेस के साथ, और ये जो प्रीवियसली यूज टर्म थी बायोब्लास्ट, इसको रीनेम कर दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। और जब से हम जानने लगे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर, जो कि एटीपी प्रोडक्शन का काम करती है, वो इन्होंने बताया था कार्ल बेंडा ने। इसलिए कभी भी पूछा जाए हु हैज डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आंसर क्या होगा, कार्ल बेंडा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में होगा, जो जनरली हम 9th क्लास से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, उसमें कई चीजें ऐड करके भी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में ही बताया था कि हम जीरो से ऊपर बढ़ेंगे, चीजों को, सारे चीजों को कंसेप्चुअल तरीके से समझते हुए। तो पहला पॉइंट ये है, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो होती है सॉसेज शेप। सॉसेज का मतलब ये होता है, अगर आप सही से देख पा रहे हो तो, ये जो शेप देख रहे हैं आप, ये सॉसेज शेप होती है। कुछ अगर मैं बोलूं तो बनाना आपने अगर देखा हो, तो बनाना की जो शेप होती है वो क्या होती है, सॉसेज शेप। और इसी शेप का हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसके डायमीटर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जनरल डायमीटर होता है वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁻⁶। अगर कहीं नैनोमीटर लिखा हो तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। जो एवरेज लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो होती है हमारी 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक। 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब आपको पता है 10⁻⁻⁶ की बात हो रही है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब ही यही होता है। ये तो हो गई इसके साइज की बात ओवरऑल। अब बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इट इज अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2। अब तीसरी चीज जो देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन प्रोसेस है वो होता है किससे, फिजन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन।
दोस्तों दो चीज होती है, एक फ्यूजन होता है और फिजन होता है। मैं आपको दोनों में अंतर समझा देता हूं, कभी आप भूलोगे नहीं, इस चीज को बस याद रखना। फ्यूजन हमेशा दो चीजों से मिलके बनता है, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनता है। वो क्या होता है? फ्यूजन। अगर दो चीज हैं और उनसे एक चीज बन रही है तो ये क्या है? फ्यूजन है। अगर एक चीज है, इससे क्या हो रही है? मल्टीपल चीजें बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब एक से अनेक बन रहे हैं, और फ्यूजन का मतलब क्या है? अनेकों से एक बन रहा है। आ गई बात समझ में? फिजन का अगर एग्जांपल देखें तो हाइड्रा में क्या होता है? फिजन होता है। हाइड्रा एक स्पीशीज है, ऑर्गेनिज्म है, कह सकते हैं आप। तो फिजन का मतलब समझ में आया। अब चौथी चीज पे चलते हैं, जो हमें जनरली पढ़ाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, तो हैव देयर ओन डीएनए। डीएनए कह लो या जीनोम कह लो, एक ही बात है। और क्या क्या? एंड राइबोसोम भी इनका खुद का होता है। राइबोसोम के साथ साथ अगर बात करें तो इनके पास और क्या क्या होता है? इनके पास आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए या जीनोम कह सकते हैं आप उसे। राइबोसोम भी इनके पास होता है और आरएनए मॉलिक्यूल भी इसके पास खुद के पास होता है। अब ये समझते हैं, जो डीएनए होता है, ये जिसको हम जीनोम कह रहे हैं, जो डीएनए होता है ना, ये होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए मतलब सर्कुलर होता है, गोल। और अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम होता है 70S। एस होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। बताऊंगा आगे क्या चीज होती है। बेसिकली दो यूनिट से मिलकर बनता है राइबोसोम जो होता है। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, बताऊंगा इसके बारे में आगे। और जो डीएनए जो इसका होता है, ये कहाँ पे फाउंड होता है? फाउंड इन मैट्रिक्स। अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के तो उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स कहाँ पे होता है। अब डीएनए के फंक्शन क्या क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? ये एनकोड करता है टीआरएनए, आरआरएनए और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। इनकोड्स टीआरएनए, आरआरएनए एंड सम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। इतना समझ में आया? तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब अगली चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें बताई जाती है वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी के जनरेशन के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। अब ये मेटाबॉलिक एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। इसीलिए बोलते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। अब ये समझते हैं, ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो होती है जनरेट, ये कहाँ से होती है? तो ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो जनरेट हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जब बेसिकली जनरेट हो रही है ब्रेक डाउन से, कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड्स के। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड्स। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो एनर्जी जनरेट होती है, ये कौन से प्रोसेस से होती है? ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। और एनर्जी इस प्रोसेस से क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए हमें कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इतनी बात समझ में आई? ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं आइसोलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाला जाता है। सपोज आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और भी कोई ऑर्गेनेली निकालनी है। सपोज आपको लाइसोसोम निकालने हैं, पेरोक्सिसोम निकालने हैं सेल से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकालने हैं, या और भी एक्स वाई जेड ऑर्गेनेली कोई सी भी हो सकती है वो आपके हिसाब से। तो आप निकाल सकते हो उन ऑर्गेनेलीज को भी। तो उन ऑर्गेनेलीज को निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन में जो फोर्स यूज होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सही मायने में देखें तो फोर्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं आपको कि ये दोनों फोर्स किस तरीके से काम करते हैं। सपोज कीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है या पाथ है। अगर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने 12th क्लास में या 11th में शायद आई गेस एक डेरिवेशन पढ़ी होगी, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो वो डेरिवेशन अगर आपको शायद याद आ रही हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जांपल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है ब्लेंडर। जो हम घर में मिक्सर यूज करते हैं, ब्लेंडर यूज करते हैं, ग्राइंडर जार यूज करते हैं, उसके अंदर कौन सा फोर्स होता है? मतलब चलने के बाद वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है, ठीक है, उसके अंदर। तो इसी तरीके से जो प्रोसेस यूज होता है किसी भी सेल के ऑर्गेनेली को निकालने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि होमोजिनेट। तो यहाँ पे होमोजिनेट का हमें मतलब समझना है कि होमोजिनेट एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों अगर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस अपने लैब के अंदर किया हो तो होता क्या है बेसिकली, एक अपेंड ऑफ होती है। हम लैब के अंदर जब भी करते हैं एक अपेंड ऑफ होती है इस तरीके की, और या तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब भी बोलते हैं, जिससे कि मतलब इससे क्या करते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस परस्यू करवाते हैं। अब होता क्या है होमोजिनेट? मान लीजिए आपने गोट का लीवर लिया, आप गोट लीवर में से माइटोकॉन्ड्रिया निकालना चाहते हैं या और भी कोई ऑर्गेनेली निकालना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो गोट लीवर को आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्रश करेंगे। क्रश, क्रश मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्लेड से उसे और क्रश करेंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं कीमा बनाना। तो हिंदी में इसे बोलते हैं कीमा। तो इसका कीमा बना लेते हैं, उसके बाद फाइनली क्या करते हैं? इसको बफर के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो बफर प्लस ये लीवर का क्रश, ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारा? होमोजिनेट। होमोजिनेट। आई इतनी बात समझ में? अब आगे की प्रोसेस समझते हैं। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, हमारे पास होमोजिनेट होता है। होमोजिनेट में हमारे पास क्या क्या होता है? होमोजिनेट में हमारा टिश्यू होता है प्लस बफर होता है इसमें। अब होता यह है अक्सर कि इसे हम होमोजिनेट को अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डालते हैं या तो अपेंड ऑफ में डालते हैं जिसमें भी हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। तो इस तरीके की कुछ अपेंड ऑफ होती है या सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है, लैब के अंदर हम जनरली यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और आएगी, यहाँ पे एक नहीं दो टर्म आती है बेसिकली, तो उसे समझते हैं। एक आती है पैलेट और एक आती है सुपरनेटेंट। तो मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। ये होता है सुपरनेटेंट और ये क्या होता है? पैलेट। पैलेट सही भाषा में बोलूं तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम कर लेते हैं तो नीचे कुछ चीज जम जाती है जेली टाइप में, इसको हम पैलेट बोलते हैं।
और जो ऊपर लिक्विड वाला पोर्शन रह जाता है इसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। अब होता क्या है, होमोजिनेट को हम ऐसे ट्यूब में डालते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करेंगे किस पे, 800 जी पे, 800 जी। जी क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो इसे एक भाषा में आरसीएफ भी बोला जाता है। आरसीएफ, लैब के अंदर जो टर्म यूज करते हैं हम, आरसीएफ। आरसीएफ का मतलब होता है, बताता हूं अभी। आरसीएफ का मतलब होता है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूज करते हैं होमोजिनेट को एक ऐसे अपेंडोफ या सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 800 जी पे, मतलब जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे दो चीजें बन के तैयार होती है। एक पैलेट आएगा, पहली बार अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 800 जी पे, एक पैलेट बनेगा, ऐसा ही पैलेट बनता हुआ दिखाई देगा, और दूसरी तरफ सुपरनेटेंट। इस पैलेट में हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज आएंगी। जो ऑर्गेनेलीज होगी, सबसे पहली होगी कौन सी, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। तो इस पैलेट में हमारे पास पहली ऑर्गेनेली कौन सी होती है, न्यूक्लियाई। बाकी सारी ऑर्गेनेली सुपरनेटेंट में होती है। इसे दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन एट कितने पे करेंगे, 15,000 जी पे, 15,000 जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने, 10 मिनट के लिए। इसको भी हमने 10 मिनट के लिए करा था, तो इसको भी 10 मिनट के लिए करेंगे। फिर हमारे पास दो चीजें जनरेट होगी, पैलेट और सुपरनेटेंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पैलेट और सुपरनेटेंट। इस पैलेट में जो होंगे हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज आएंगी। तो इस पैलेट में जो हमारी ऑर्गेनेलीज होगी वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। इस सुपरनेटेंट को हम अगर दोबारा सेंट्रीफ्यूज करें, तो सेंट्रीफ्यूज एट 1 लाख जी पे, कितने मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। फिर दोबारा इसमें से क्या बनेगा, एक पैलेट बनेगा और एक सुपरनेटेंट। तो इस पैलेट में हमारे पास क्या क्या आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रैगमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रैगमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सुपरनेटेंट को दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वही एक सुपरनेटेंट बचेगा, एक पैलेट बचेगा। अब जो सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम, अब किस पे करेंगे, 2 लाख पे, 2 लाख जी पे। अब इसमें हमारे पास, और 3 घंटे के लिए करेंगे बाय द वे, तो इसमें जो हमारा पैलेट जनरेट होगा, इसमें हमारे राइबोसोम्स आते हैं एंड फर्दर ऑर्गेनेलीज आती जाती है। तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आ तो गया, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखना कैसे है, तो उसे समझते हैं। अब जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक बार आ जाता है तो इसको स्टेन किससे करते हैं, एक डाई होती है, स्टेन्ड विथ जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन बी। तो ये है उस डाई का नाम। ये एक्चुअली ग्रीन कलर की ही डाई होती है, हरे कलर की। अब इस डाई के कुछ फीचर्स बताता हूँ आपको। तो अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया आइसोलेट कर लिया है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, किसी भी सेल में से, उसको फिर स्टेन किससे करेंगे, जेनस ग्रीन बी। अब जेनस ग्रीन बी करता क्या है, ये बेसिकली जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेली में, उसके हिसाब से कलर चेंज करता है। तो चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन उसमें होता है। तो होता क्या है जनरली यहाँ पे, अगर किसी भी स्पीशीज में
या किसी भी चीज को अगर आप स्टेन कर रहे हो उसमें अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और या उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा? अगर आप किसी भी ऑर्गेनेली को या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेन करते हैं जेनस ग्रीन बी केमिकल से या डाई से, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो कलर कौन सा आ जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा, ब्लू कलर। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कलर कौन सा रिड्यूस हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तो उस केस में जो हमारा प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा हमारा किस कलर में स्टेन होगा? ब्लू कलर में। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। और फाइनली आप माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो होता क्या है जनरली ब्लू कलर में क्या होता है? इंडिकेटर जो होता है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ब्लू कलर में अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो इंडिकेटर हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। किसमें? पिंक कलर में। मतलब बात जेनस ग्रीन बी की ही हो रही है। अगर जेनस ग्रीन बी से हमने किसी भी ऑर्गेनेली को स्टेन किया है और उस ऑर्गेनेली में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो प्रोसेस कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन होगा और ब्लू कलर में वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जेनस ग्रीन बी से किसी भी ऑर्गेनेली को, किसी भी सब्सटेंस को अगर स्टेन किया है और उस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा? रिडक्शन प्रोसेस होगा और कलर कौन सा हो जाएगा? पिंक कलर में वो चेंज हो जाएगा इंडिकेटर। ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर एक माइटोकॉन्ड्रिया का किस तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अगर देखा जाए नॉर्मली माइक्रोस्कोप में तो किस तरीके से एक अपीयर होता है, किस तरीके से दिखता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो स्कूल्स में बताया जाता है। तो ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं हम? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। इसके जो अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस कौन सा होता है? इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक पोर्शन ये अंदर वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। तीन चीज हो गई। अब अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या होता है हमारा? मैट्रिक्स। एक लास्ट चीज जो होती है, अब ये जो आप इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है ना? ये देखिए ये फोल्ड हो रही है। तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टे। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या होती है? अंदर वाली मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी क्या होती है? फोल्डिंग होती है। अब ये होती क्यों है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। टू इंक्रीज सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इस मेम्ब्रेन पे क्या होगी? रिएक्शन होगी और उतना ही ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा। इतना समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाले पोर्शन को समझेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से सारी चीज ऑर्गेनाइज है एक माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर?